पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव पढ़ रहे थे। बच्चों, इसमें हमने पर्यावरण का अर्थ, उसकी परिभाषा और पर्यावरण का वर्गीकरण जान लिया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और पर्यावरण का प्रदूषण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण का प्रदूषित होना। इसके शब्दों में इसका अर्थ छुपा हुआ है। पर्यावरण के प्रदूषण का सामान्य अर्थ है हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना, और वो किसी भी प्रकार से दूषित हो सकता है। अधिकतर ये जो पर्यावरण होता है तो वो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित ज्यादा होता है। जैसे वायुमंडल में हानिकारक गैसों का बढ़ जाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, तो इस तरह की हानिकारक गैसों का बढ़ जाना तो वो वायुमंडल को प्रदूषित कर देगा। उसी तरह से जल में जो हानिकारक पदार्थ है तो उनका बढ़ जाना, जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक का बढ़ जाना जिससे कि कैंसर होता है। और इसी तरह से जो हमारा जो प्रदूषण है तो वो कई प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अलग अलग चीजों में मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। पहले हम ये जान लें कि कितने प्रकार का होता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मेनली 5 टाइप का होता है। ये सारा जो लिखा हुआ है ना, ये सब प्रदूषण ही है, प्रदूषण कहलाता है। जैसे पहले वायु प्रदूषण, जो वायु को प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण, जो जल को प्रदूषित करेगा। ध्वनि प्रदूषण, जो प्रदूषण करेगा जिससे ध्वनि ज्यादा उत्पन्न होगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी, वो ध्वनि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, जो हमारी मृदा है, सॉइल है, उसे वो पॉल्यूटेड होगी। रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो अब हम डिटेल करें तो एक एक करके। वायु प्रदूषण, जब अभी मैंने बताया था कि वायुमंडल में अगर हानिकारक गैसें बढ़ जाएं तो वायु प्रदूषित हो जाती है। तो उसका कारण अधिकतर तो देखा गया है कि हानिकारक गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा जो मीथेन, ओजोन, इस तरह की गैसें। तो ये वायुमंडल में जब बढ़ जाती हैं तो वो वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, तो वही हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। और ये अधिकतर इसलिए भी होता है कि अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये भी प्रदूषण है। यानी ऑक्सीजन का कम होना और हानिकारक गैसों का बढ़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो वो जो हमारे पेड़ पौधे हैं तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और जो हम लोग हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा हमारे वायुमंडल में। इसलिए जरूरी है कि जो हमारा वायु प्रदूषण है तो उसे कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और क्या कंट्रोल करें, जैसे धुआं है उससे पॉल्यूशन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाहन होते हैं, जो डीजल से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले होते हैं तो उनसे निकलता है। तो ये इनको नियंत्रित करना, इनमें मानक निर्धारित करना। जो ऑयल, ये जो पेट्रोल डीजल होते हैं तो इनके मानक होते हैं, BS मानक उन्हें बोलते हैं। तो उन गाड़ियों में उनको फॉलो करना और उसको कंट्रोल करना। तो इससे क्या होगा कि हमारा वायुमंडल में इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि रुकेगी। जैसे मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी। तो वायु प्रदूषण को इस तरह से हम रोक सकते हैं। जल प्रदूषण, जो हमारा जल होता है जब उसमें हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण
तो हमारे लिए भी हानिकारक है क्योंकि हम जल पीते हैं। और जिस जल प्रदूषण तालाब में, नदियों में हो रहा है तो उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी वो हानिकारक है। तो इसके लिए जरूरी है कि जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए। जल प्रदूषित कैसे होता है? तो जल प्रदूषित होता है जब जल में या तो हानिकारक पदार्थ डाल दी जाए, जैसे हमारी गंगा यमुना को कितना प्रदूषित कर दिया है क्योंकि उसमें फैक्ट्रियों का जो दूषित जल होता है वो बहा दिया जाता है। घर के जो सीवेज होते हैं तो उसमें भी वो नाले वहीं खोल दिए जाते हैं, तो घर का, नालियों का, किचन का और जो पानी होता है टॉयलेट्स का तो वो भी वहीं जा रहा होता है, या तो किसी तालाब में या फिर किसी नदी में, तो उससे भी प्रदूषित हो जाता है। और इस तरह से हमारे जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर डायरेक्ट भी पीते हैं अधिकतर, तो उसमें क्या होता है कि आर्सेनिक आ जाता है अगर किसी भी कहीं के पानी में। जैसे पश्चिमी बंगाल के जो ग्राउंड वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है और जिससे कि कैंसर का मुख्य कारण है। तो उसे कंट्रोल करना, एक मानक निर्धारित करना और ये जल को प्रदूषित होने से बचाना। अब जैसे नदियाँ हैं तो उसमें जानवरों के नहला रहे हैं तो उससे भी प्रदूषित होता है। तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल लगाया जाए तो हमारा जल प्रदूषित होने से बच सकता है। इसके लिए सरकार भी बहुत कार्यक्रम लाई है, बहुत प्रोग्राम है, जैसे नमामि गंगे, तो उससे हमारी गंगा माँ को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा जो फंड दिया गया है, बहुत प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और हमारी गंगा माँ जो प्रदूषित होने से बच सके, उनमें लोग सीवेज ना बहाएं। तो जरूरी है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, जल प्रदूषित ना हो, इसमें जागरूकता होगी तो ही लोग जल को प्रदूषित करने से डरेंगे और उन पे पनिशमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है कि शोर, जो शोर ध्वनि मतलब होता है, ध्वनि होता है कि आवाज अब वो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन जब ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, यानी डेसिबल से मापते हैं कि कितना ध्वनि का जो वॉल्यूम है। तो अगर वो डेसिबल ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक है और वो हमारे कानों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, यहाँ तक कि इंसान ज़्यादा अगर ध्वनि प्रदूषण में रहे तो बहरा भी हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? जैसे वाहनों के हॉर्न हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, फैक्ट्रियों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इन सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो याद रखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण का जो इकाई है तो वो डेसिबल है, डेसिबल में इसे मापते हैं और ये हमारे लिए 60% डेसिबल, 60 डेसिबल हमारे लिए सही होता है कि हम उस तक सुन सकते हैं, 45 से लेकर 60 तक। लेकिन उसके ऊपर जब डेसिबल में जा रही होती है आवाज़ तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है और जो 100 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है इंसान को, वो मानसिक बीमार कर सकती है और उसको बहरा भी कर सकती है ज़्यादा लंबे समय तक उसमें रहे तो। ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसके लिए क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। जैसे लाउड स्पीकर पे हमें कंट्रोल लगा देना चाहिए और जैसे जब वाहनों के जो हॉर्न बजाते हैं तो बेवजह तो उस पर भी पनिशमेंट होना चाहिए, तभी ये सब रुक सकता है। और जो फैक्ट्रियाँ हैं ये गाँव से, शहरों से दूर बनाई जानी चाहिए ताकि लोगों के तक वो ज़्यादा आवाज़ें ना पहुँच सके। मृदा प्रदूषण यानी हमारी सॉइल, मिट्टी का प्रदूषित होना, जिसमें हम खेती कर रहे हैं, उसमें हम अनाज उगा रहे हैं, तो इसमें जब जैसे किसान ज़्यादा पैदावार के लिए जो फर्टिलाइजर यूज़ करता है तो उससे मृदा प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा करेगा तो वो जो सारे हानिकारक होते हैं तो वो पृथ्वी में चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और वही फिर हमारे खाद्य पदार्थों में भी आते हैं और वो ग्राउंड वाटर में जाके पानी में भी मिल सकते हैं। तो इसमें होते हैं जैसे सल्फर, यूरिया जो होता है तो उसमें सल्फर होता है और पोटाश होता है, तो ये फसलों के लिए ठीक है लेकिन ज़्यादा इनकी मात्रा नुकसान पहुँचाती है। और नेक्स्ट है हमारा, और यही हमें जो मृदा प्रदूषण, जैसे बारिश हुई तो यही मृदा फिर बह के ऊपर की मिट्टी चली जाएगी नदियों में, नदियों से समुद्रों में, तो वहाँ के जो जलीय जीव हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचाएगी। वो लोग ऐसे जो प्रदूषित जल हो जाएगा मृदा से, क्योंकि बह के आ रहा है वो रसायन, तो उन्हें नुकसान पहुँचाएगा, हमारे जलीय जीव खत्म हो सकते हैं।
रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है कि जैसे हम करते हैं वो एटॉमिक एनर्जी बनाते हैं या फिर ऐसे हम विस्फोट करते हैं परमाणु ऊर्जा के लिए, तो वो रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाते हैं। क्योंकि ये इस तरह से होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, तो जो ये इस तरह का होता है कि अगर इसको 100 साल तक की धरती के अंदर इसको अंदर रहने दें तो भी ये खत्म नहीं होता। जो हमारी जो ये परमाणु ऊर्जा होती है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये हमारी प्रदूषित कर सकते हैं वायुमंडल को और मिट्टी को। क्योंकि आपने देखा जानते हैं कि जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, तो वहाँ के लोग का क्या हाल हुआ था। आज तक भी वहाँ अपंग लोग पैदा होते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं तो वो वायुमंडल में इतना मिल जाते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं कि उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जमीन बंजर हो जाती है और वंश वृद्धि रुक जाती है, लोग अपाहिज पैदा होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वैसे इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, दुनिया का विश्व में संगठन बना के ऐसा काम किया जा रहा है कि कोई भी न्यूक्लियर जो परमाणु परीक्षण ना करे, तो इससे क्योंकि बहुत हानि होती है। और जिन पे परमाणु बॉम्ब है, जैसे ऐसे देशों पे भी काफ़ी कंट्रोल है और समाज में ऐसे इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि जो देश है वो एक दूसरे पे ऐसा कोई ब्लास्ट ना करे और जापान जैसी फिर से कोई त्रासदी दुनिया में समाज में ना हो। एक तो ये हो गया कि ये गिराने वाला कि हम दूसरे पे गिरा रहे हैं बॉम्ब को, न्यूक्लियर पावर को। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हमारे वहाँ पे हुआ था मध्य प्रदेश में एक जो और एक हुआ था चार्नोबिल में रूस में। तो यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ये रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं इनका लीकेज हो गया था चार्नोबिल रूस में और हमारे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में MNC कार्बन ये एक गैस थी जिसका लीकेज हो गया था, तो वहाँ भी बहुत से लोग मारे गए थे और बाद में भी उनको बहुत प्रॉब्लम रही। आज तक भी वहाँ पे अपंग लोग पैदा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ये, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण। तो ये तो प्रकार थे, ये कारण है। जो प्रकार होते हैं उन्हीं से कारण बनते हैं, थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे जल मल का दोषपूर्ण विसर्जन, अगर जल और मल का दोषपूर्ण विसर्जन करेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। घरों से विसर्जित अवशिष्ट पदार्थ, तो उनसे भी पर्यावरण प्रदूषित होगा। निरंतर बढ़ने वाला औद्योगिकरण, अब जानते हैं कि औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण भी होता है। दहन तथा उससे उत्पन्न होने वाला धुआं, जो चीजें जलाई जाती हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलता है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में वृद्धि, तो ये क्या है, कीटनाशक पदार्थ जैसे खेतों में जैसे कीट होते हैं, अपनी फसलों को बचाने के लिए कुछ कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जो फिर हमारे क्या होते हैं सॉइल में मिल जाते हैं या फिर हमारी फसल के अंदर चले जाते हैं और जब हम उनको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जल स्रोतों में कूड़ा करकट तथा मृत शरीर बहाना, वनों की अधिक कटाई और रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी मैंने पदार्थ बता ही दिया था आपको, ये वो पदार्थ हैं जो बहुत हानि जो करते हैं और ये न्यूक्लियर एनर्जी होता है इस टाइप का, उससे बनते हैं ये। तो अब इसमें आता है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर? तो जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, हम शुद्ध हवा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वायुमंडल हमारा शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध पानी नहीं होगा, या हमें शोर ज़्यादा सुनाई देगा, हमारा जो खाना है वो भी पॉल्यूटेड होगा, तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? इसमें स्वस्थ नहीं रह सकते। तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर प्रभाव। जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो क्या वो कार्य कर सकता है? क्या अच्छे से कार्य कर सकता है? वो जितनी उसकी क्षमता होती है उससे भी कम काम करता है वो, तो ये उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्य क्षमता पर प्रभाव हो जाएगा। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता
होना ही है, उस पर तो प्रभाव पड़ना ही है। तो बच्चों हमने आज इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण और पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाके लिखना।